हिस्ट्री विद आनंद सर में आपका स्वागत है। हम लोग क्या किए थे, तो लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम लोग क्या देखे थे कि बंगाल में कैसे कैसे नवाब आए। अब उसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। बेसिकली हम लोग पलासी देखेंगे, फिर बक्सर देखेंगे। शायद इस वीडियो में उतना लंबा ना हो सके, तो हमने क्या किया है, सबसे पहले पीडीएफ देख लीजिए, पीडीएफ बनवा दिए हैं और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए पहले पीडीएफ में कि हम लोग करेंगे क्या। बंगाल और ब्रिटिश को देखेंगे, प्लासी के युद्ध का कारण देखेंगे और एक एक करके सब कुछ देखना शुरू करेंगे। तो हम लोग क्या चाह रहे हैं, कर्नाटक युद्ध भी देखेंगे, तो बक्सर युद्ध देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि सबसे पहले उस पर एक लेक्चर सुन लें और आप पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। और हम फिर बता देंगे पीडीएफ का मकसद आपको पढ़ाना नहीं है, बेसिकली बुक की ओर ले जाना है। एक बार बुक की ओर चले गए तो फिर दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम लोग दो तीन चीज पर ध्यान रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे सिराजुद्दौला। पहले जो देखेंगे हम लोग वो देखेंगे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला जो नवाब बना तो क्या स्थिति हुई, क्या चीजें बदली। और दूसरा चीज फिर क्या देखेंगे, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति। दूसरा देखेंगे अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति, विस्तारवादी नीति। और तीसरा चीज देखेंगे पलाशी एवं बक्सर, पलाशी एवं बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। और यहां पर हिस्टोरियन ने क्या क्या तर्क रखा है पलासी और बक्सर को, इसको भी देखेंगे। क्योंकि हम लोग पहले बात किए हैं इतिहास लेखन भी एक भाग होगा, और जब आगे हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन में जाएंगे, जब आंसर राइटिंग के फॉर्म में जाएंगे, तब इस सब की आवश्यकता अधिक होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिराजुद्दौला के साथ क्या हुआ। देखिए हम लोग तो पहले ही देख चुके थे, बंगाल के जो भी नवाब थे, चाहे मुर्शिद कुली खां हो, चाहे सुजाउद्दीन हो या अलीवर्दी खां हो, मुगल से स्वतंत्र हो चुके थे। एक तरह से वंशानुगत अधिकार स्थापित हो चुका था। और अब क्या देखते हैं हम लोग कि सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। एक्चुअली सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो उत्तराधिकारी को लेकर लड़ाई चल रही थी। सिराजुद्दौला का विरोध में दो लोग खड़े थे। एक का नाम बड़ा फेमस है, आप पढ़े होंगे, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, एक्चुअली बच्चा लोग जब पहला शुरू करता है ना, तो यही सब चीज याद रहता है, घसीटी बेगम, यही सब रट के बैठ जाता है, बोलता है यही इतिहास है। जबकि हम लोग के लिए वो सिविल सर्विस के लिए इतिहास है नहीं। घसीटी बेगम एक्चुअली चाची थी। ये भी कोशिश करती है, लेकिन जब सफल नहीं होती है तो सिराजुद्दौला ने उसके साथ दो चीज किया। पहला क्या किया कि इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया, और दूसरा चीज क्या किया, इनको नजरबंद कर दिया। नजरबंद, नजरबंद का मतलब क्या है कि अपने महल में बुलाया और कैद करवा के, आप बाहर नहीं जा सकते, जेल नहीं है लेकिन महल के बाहर आप नहीं जा सकते, उसी को बोलते हैं नजरबंद करना। एक तो दावेदार के साथ इसने यह किया। अब दूसरा दावेदार जो था, वो दावेदार था शौकत जंग। शौकत जंग, इसके साथ क्या करना था, तो इससे युद्ध लड़ने के लिए निकलता है सिराजुद्दौला, और लास्ट में उसको क्या करना पड़ता है, तो उसको लौटना पड़ता है कहां से, राजमहल के पास से, राजमहल के पास से। अब प्रश्न उठता है राजमहल के पास से लौटना क्यों पड़ता है, तो इसका कारण यह है कि इसको खबर मिलती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो फोर्ट है कलकत्ता का, उसके किलेबंदी कर रही है। तो यह युद्ध छोड़ के, ये उसको लिपटने से पहले उसको लगा ईस्ट इंडिया कंपनी से लिपटना जरूरी है, और इसीलिए वो वहां चला जाता है। ठीक है, ये स्टोरी यही रखते हैं कि भाई ये चाहता है शौकत जंग को दबाना, लेकिन शौकत जंग को दबा नहीं पाता है, यह लौटता है ईस्ट इंडिया कंपनी को लड़ने के लिए। ठीक है, अब फिर एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग लास्ट वीडियो में या उससे पहले वाली वीडियो में डिटेल में देख चुके हैं, लेकिन फिर भी 2 मिनट में उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम लोग को क्या पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको ये पता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमको ये पता है कि क्या है, यह शेयर होल्डर की कंपनी है। शेयर होल्डर की कंपनी है, और जब शेयर होल्डर की कंपनी है तो स्वाभाविक है, जब शेयर होल्डर की कंपनी है तो स्वाभाविक इसका एक ही मकसद होगा, लाभ। क्योंकि अगर लाभ नहीं आएगा तो शेयर होल्डर लोग इसमें पैसा नहीं लगाएंगे और कंपनी बैठ चुकी होगी। ठीक है, कंपनी का संचालन कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मूल रूप से इसका हेड ऑफिस कहां था, इंग्लैंड में था, और अपना कर्मचारी कहां भेजती थी, भारत में इसके कौन थे,
कर्मचारी थे। याद रखिएगा, कर्मचारी डिसीजन मेकिंग में नहीं होंगे। कंपनी कैसे चलेगी वो डिसाइड कौन करेगा? इंग्लैंड डिसाइड करेगा, इंडिया डिसाइड नहीं कर सकता है। और देखिएगा, आप लोग पढ़े होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब की चर्चा कर चुके हैं हम, नहीं तो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग संवैधानिक विकास दिन, तो एक बार और चर्चा होगी, लेकिन एक बार चर्चा कर चुके हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें संख्या होती थी 18, कभी कभी 25। ये लोग डिसाइड करते थे कंपनी कैसे चलेगी। एक फैक्ट और समझ लीजिए, ये इसलिए समझ लीजिए कि ये समझना बहुत जरूरी होता है। अभी जो प्रारंभ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी आएंगे, तो इंग्लैंड के बहुत संपन्न लोग नहीं आएंगे। इंडिया को वो लोग क्या लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ उनके लिए मौसम भी अनुकूल नहीं है, 3 महीना 4 महीना आने में लगता है, 3 महीना 4 महीना जाने में लगता है। तो स्वाभाविक इंग्लैंड से कौन आ रहे हैं? वह वर्ग जिसके पास थोड़ी पैसे की दिक्कत है, वो पैसा के लालच में आ रहा है। तो ये जो संपन्न वर्ग सोच रहे हो इंग्लैंड का आ रहा होगा शुरू में, ऐसा बात नहीं है। मैं इसलिए ऐसा बात कर रहा हूं कि जब क्लाइव आएंगे दोबारा देखिएगा, और क्लाइव लौटेंगे धन कमा के, तो फिर क्या होगा वो तो आगे की बातें हैं। तो एक बात समझ लीजिए कि इंग्लैंड जो इस काल में जो आ रहे हैं, वो गरीब लोग इंग्लैंड के आ रहे हैं और कंपनी का काम कर रहे हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, कंपनी का मकसद लाभ कमाना है, इसलिए कंपनी का मकसद लाभ कमाना है, इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा पैसा नहीं दे पा रही है। इसलिए कंपनी बहुत ज्यादा पैसा कर्मचारी को देगी, ऐसा बात नहीं है। तो इसलिए कर्मचारी को एक सुविधा दिया है, और वही सुविधा आगे जाके देखिएगा तत्कालिक कारण बनेगा। कर्मचारी को क्या सुविधा दिया गया कि देखो, बोला गया कर्मचारी को कि आपकी वेतन तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके बदले क्या कीजिए, आप व्यापार कर सकते हैं। आप व्यापार कर सकते हैं, आप भी अपने वस्तु खरीद के इंग्लैंड भेज दीजिए, और जो वस्तु बची बिकेगा तो सीधे पैसा आपको मिल जाएगा, आपके परिवार को मिल जाएगा, इससे आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। तो जो कंपनी कर्मचारी आते थे, वो लोग अपना व्यक्तिगत व्यापार करना भी चाहते थे ताकि लाभ कमा सके। यह स्थिति कब तक बनी रह गई? ये तब तक बनी रह गई जब कॉर्नवालिस ने आकर इस व्यवस्था को खत्म किया। आप लोग लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम सुनेंगे। कॉर्नवालिस ने आकर इस व्यवस्था को समाप्त किया, तब तक ये व्यवस्था चल रही थी। तो मतलब यहां समझ लीजिए कि यहां दो तरह से व्यापार हो रहा है। एक व्यापार कौन कर रहा है? एक व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, और दूसरा व्यापार कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं कि व्यापार दो लोग कर रहे हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है और दूसरा कौन कर रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी कर रहे हैं। और कॉर्नवालिस आएगा तब इस व्यवस्था को खत्म करेगा। यहां तक ठीक है। अब समझिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो उसका एक ही मकसद था, एकाधिकार स्थापित करना। इसलिए वो धीरे धीरे क्या करती है, जितनी भी विदेशी कंपनी थी उसको हटा चुकी होती है, लेकिन एक कंपनी अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर दे रहा है, वो कंपनी है फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी इसलिए इतने लंबे समय तक टिक सकी क्योंकि यह इंग्लैंड का प्रतिरोध ब्रिटेन में भी करती थी, और इंग्लैंड के ब्रिटेन की नीति से बहुत अवगत थी, इसलिए इनको विरोध करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा था, इसलिए लंबा टिकी। लेकिन कंपनी चाहता था इसको भी खत्म कर दे ताकि एकाधिकार आ जाए। एकाधिकार क्या होता है तो एक लाइन में समझ लीजिए, इनके दिमाग में था कि अगर भारत में हम अकेला खरीदार रहेंगे और इंग्लैंड में अकेला बेचने वाले होंगे तो क्या होगा, हम सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे। जब सस्ता खरीदेंगे और महंगा बेचेंगे तो इनका लाभ क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसी अवस्था को बोलते हैं एकाधिकार, और ईस्ट इंडिया कंपनी अब यही एकाधिकार चाह रही थी। ठीक है, अब जो स्टेप देख रहे हैं उसी सब के लिए आगे बढ़ा जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में क्यों इंटरेस्टेड थी? ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के साथ क्यों इंटरेस्टेड थी? इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार था, 60% व्यापार किससे होता था? 60% व्यापार बंगाल से होता था, इसलिए बंगाल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी। और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण यह है कि जब बंगाल को देखिएगा तो बंगाल सैन्य दृष्टिकोण से उतना स्ट्रांग नहीं है। जैसे देखिएगा उत्तर पश्चिम में जो भी क्षेत्र है, शुरू से आक्रमण झेलता रहा, आक्रमण लड़ता रह गया, इसलिए उन लोगों के पास युद्ध बहुत बड़ी बात नहीं थी, हमेशा युद्ध होता रह गया। जैसे देखिएगा, अगर एंशिएंट पढ़िएगा, मिडाइवल पढ़िएगा, तो उत्तर पश्चिम के लोगों ने जितना विरोध किया बाहरी का, अब आक्रमणकारी का, क्या बंगाल बिहार ने उसका विरोध किया? क्या नहीं किया? क्यों? उनको विरोध शुरू से रहा है।
तो बंगाल थोड़ा शांत था। हाँ, अब दक्षिण भारत जाइएगा तो मराठे भी बहुत ताकतवर है, वहां उनका कुछ करने वाला, दाल गलने वाली नहीं है। तो उनको लगा बंगाल एक शांत प्रांत है, यहाँ कुछ किया जा सकता है। बंगाल एक शांत प्रांत है और यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या थी, जब वो कुछ करने का सोच रहे थे तो तत्कालीन परिस्थितियां भी उनके अनुकूल हो गई। तत्कालीन परिस्थितियां भी उनके अनुकूल हो गई। तो हम लोग देखें ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में इंटरेस्टेड क्यों थी। अब एक चीज और देखते हैं, और अगला चीज क्या देखते हैं कि बंगाल के नवाब को क्या दिक्कत था। बंगाल के नवाब को ईस्ट इंडिया से क्या दिक्कत था, ये भी देख लेते हैं। देखिए, अब बात कीजिए कि सिराजुद्दौला का दिक्कत था, तो ऐसा बात नहीं है। बंगाल के जितने भी नवाब थे उसको कंपनी से एक ही दिक्कत था, और वो दिक्कत था शाही फरमान को लेकर। हम लोग बात किए थे, फर्रुख सियाल के समय बात किए थे कि फर्रुख सियाल के समय बोला गया कि बंगाल में बिना चुंगी दिए हुए आप व्यापार कर सकते हैं। तो अब जितने भी अली वर्दी खां को सुनिएगा, मुर्शिद कुली खां को देखेंगे, सबका विरोध रहा है। लेकिन ये लोग डट के इसलिए नहीं विरोध करते थे कि अंततः व्यापार इन्हीं के फेवर में होता था, निर्यात को बढ़ावा मिलता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आय ज्यादा बढ़ जाता था। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या है, तो देख लीजिए इनके पास दिक्कत क्या था शुरू से। पहला दिक्कत यह था कि कंपनी को जो ये फरमान मिला था कि चुंगी, बिना चुंगी दी हुए बंगाल में व्यापार कर सकते हैं, यह फरमान किसके लिए था, कंपनी के लिए था। इसलिए यहां किसी को दिक्कत नहीं था कि भाई अब जो अधिकार मिला है मैं उसका विरोध नहीं करता हूं। विरोध कहां शुरू हो गया, विरोध हो गया, हमने अभी तुरंत बताया, कंपनी के कर्मचारी भी व्यापार करते थे। तो बोला कि कंपनी के कर्मचारियों के लिए तो ये नहीं था। तो स्वाभाविक है कंपनी के कर्मचारी जबरदस्ती कर रहे थे ताकि उनको लाभ ज्यादा से ज्यादा हो। वो कंपनी के कर्मचारी क्या बोलते थे कि ये मेरा नहीं है, कंपनी का माल है। अब राजस्व का घाटा हो रहा है व्यापार किसको, नवाब को। तो नवाब इससे चिढ़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, तीसरा चीज क्या कर रहे थे कि कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, भारतीय व्यापारी का भी माल ले लेते थे और कंपनी का बता करके बिना चुंगी दी हुए आगे निकल जाते थे। और जो राजस्व जाना चाहिए था बंगाल के नवाब के पास, वो चला जाता था कंपनी के पास। जैसे इसको समझिए, अब मान लीजिए भारतीय को चुंगी लग रहा था मान लीजिए 20 रुपया। कंपनी ने क्या कहा, एक काम करो, तुम हमको 5 रुपया दो और तुम्हारा माल हम निकलवा देंगे। व्यापारी स्वाभाविक है, उसको 15 रुपया बच रहा है तो क्या करेगा, 5 रुपया दे के कंपनी के कर्मचारी को दे के अपना माल निकलवा लेगा कंपनी के नाम पर। तो स्वाभाविक है ये जो 15 रुपया जो जाना चाहिए था, 20 रुपया किसके पास जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था बंगाल के नवाब के पास। लेकिन इसमें उल्टा कौन कमा रहा है, तो कर्मचारी कमा रहे 5 रुपया लेके। तो इसका विरोध जायज था और होना भी चाहिए था। लेकिन अभी तक के नवाब इसलिए बर्दाश्त कर रहे थे कि थोड़ा बहुत लाभ इन्हीं के फेवर में था। ठीक है, अब आगे क्या होता है समझते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, हमको लगता है ये चीजों को समझना प्रयास कीजिए। क्या होता है ना कि क्लास में बच्चे लोग को देखते हैं कि वो नोट से बनाने में रह जाते हैं, तो नोट्स बनाने के चक्कर में मत रहिए, सीधा और बुक में सब कुछ दिया हुआ है, केवल घटनाक्रम को समझते हैं और क्या रटना है क्या नहीं रटना है हम लोग धीरे धीरे बात कर लेंगे। रटने का प्रयास न करें, केवल घटना को समझे, समस्या क्या है, तभी जरूर सोल्यूशन मिलेगा। क्योंकि बुद्ध भी बोलते हैं दुख है तो दुख का कारण है, और जब तक कारण नहीं समझिएगा तब तक दुख का दूर नहीं होगा। तो समझ लेते थे अब की दिक्कत क्या है। तो बोला कि अभी हम स्टोरी कहां छोड़े थे कि शौकत जंग के पास जाता है युद्ध करने, लेकिन अचानक इसको खबर मिलती है कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही है, अपने किले की क्या किलेबंदी कर रही है, अपने फोर्ट की या अपने फैक्ट्री की। तो कंपनी को यह करने का अधिकार नहीं था। नवाब को लगा कि मेरे विशेषाधिकार का हनन है। नवाब पहुंचते हैं, सिराजुद्दौला पहुंचते हैं और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बोला कि आप जो ये किलेबंदी कर रहे हैं इसको बंद कर दीजिए। कंपनी ने भी बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि बोला नवाब साहब, आप यह मत समझिए कि मैं आपके विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहा हूं। मेरे कई प्रतिद्वंदी हैं, मेरे कई दुश्मन हैं, वो हम पर आक्रमण करने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए मैं उनके लिए ये किलेबंदी कर रहा हूं। नवाब साहब ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया, सिराजुद्दौला ने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया कि आपकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है, कानून और व्यवस्था आप अपने हाथ में नहीं ले सकते। इसी बीच में क्या होता है, फ्रांसीसियों ने भी किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। लेकिन फ्रांसीसियों को जब आदेश दिया गया तो फ्रांसीसियों ने इस किलेबंदी को बंद कर दिया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी मानने वाली नहीं थी। अब क्या हुआ,
नवाब को लगा कहीं ना कहीं ये मेरे विशेषाधिकार का हनन है। नवाब ने एक चेतावनी दी, नवाब ने एक चेतावनी दी और उन्होंने क्या किया, तो बंगाल में जो उनकी बस्ती थी कलकत्ता में, उस बस्ती पर आक्रमण किया और कासिम बाजार बड़ा फेमस होता करता था, उस कासिम बाजार की नाकेबंदी कर दी। फिर उन्होंने एक दो शर्त रखी, नवाब ने दो शर्त रखा। पहला शर्त क्या रखा कि ये काम कीजिए, आप जितने भी मेरे विरोधी को रखे हुए हैं, विरोधी को जो रखे हुए हैं, मेरे विरोधी को जो आप रखे हुए हैं, उसको अपने दरबार में शरण नहीं दीजिए, पहला शर्त। और दूसरा, दस्तक का जो दुरुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं मतलब कर्मचारी यूज कर रहा है, चाहे भारतीय व्यापारी को आप दे रहे हैं माल सामान दस्तक के लिए, तो उसका दुरुपयोग रोक दीजिए। दस्तक सिर्फ दस्तक, यह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। स्वाभाविक है कंपनी ने क्या किया, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, ढुलमुलाती नीति अपनाते रही, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। तो अंत में तंग आकर नवाब ने क्या किया, कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया और उसका जो उसका जो मेन लीडर था ड्रेक, वो भागने में सफल हो गया और वो फुल्टा के पास जाकर शरण लेता है। फुल्टा बंगाल में एक जगह है फुल्टा, वहां पर एक द्वीप है समझिए, वहां पर जाके शरण लेता है। अच्छा, आप लोग बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, एक नाम सुने होंगे आप लोग, एक सुने होंगे होलबेल, होलबेल का नाम सुने होंगे। और आप लोग ये भी पढ़े होंगे, आप लोग पढ़ेंगे ब्लैक होल ट्रेजरी, बोला जाता है जिसमें अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, फिर सुबह खोला गया तो इतने लोग मर गए। यह भी बड़ा विवाद का विषय, क्योंकि साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बंगाल के नवाब को जानबूझ के बड़बड़ जाहिल साबित करने का प्रयास किया। आधुनिक इतिहासकार अब इस बात को बहुत तवज्जो नहीं देते हैं, बोलते हैं कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति की अभिव्यक्ति है और समकालीन इतिहासकार ने इसकी चर्चा भी नहीं की है। तो इन्होंने कहा कि इस घटना को जानबूझ के बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है ताकि अंग्रेज या साम्राज्यवादी इतिहासकार यह साबित कर सके कि बंगाल का नवाब कितना बड़बड़ था, कितना क्रूर था और अंग्रेजों ने उसके हाथ से शासन लेकर कितना अच्छा किया। ये तो अलग बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब होता क्या है, नवाब को लगा कि विन विन सिचुएशन है, हम जीत चुके हैं, लेकिन यह नहीं समझ सका कि फुल्टा जाके भी चलो इंतजार कर रहा था। और किसका इंतजार कर रहा था, इंतजार कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव का। क्लाइव का चर्चा सुने होंगे, रॉबर्ट क्लाइव का, और दूसरा आप सुने होंगे वाटसन का, क्लाइव का और वाटसन का। जैसे ही क्लाइव और वाटसन आता है, चीजें बदल जाती हैं और क्या होता है, तो अंततः नवाब का स्वाभाविक हार हो जाती है और नवाब को एक संधि करनी होती है जिसको बोलते हैं अली नगर की संधि। अली नगर की संधि। इस संधि में क्या होता है, इस संधि में नवाब ने अंग्रेजों को सारा शर्त मान लिया, किसी भी शर्त से इनकार नहीं किया। उसको जो मुआवजा देना था मुआवजा भी देने को तैयार हो गया, जितने भी शर्तें थे सब देने को तैयार हो गया। लेकिन फिर भी यह संधि अस्थाई नहीं रहा। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी चाह क्या रही थी, यहां जो क्लाइव क्या चाह रहा था, क्लाइव चाह रहा था कि जब अली नगर की संधि हो गई तो ठीक ठाक उसका पक्ष मजबूत हो गया। वो क्या चाह रहा था कि भाई जो उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा है, क्यों ना जब सबको नवाब बनने की इच्छा हो तो किसी पर बंदूक रखा जा सकता है। इसलिए उसने क्या किया, दरबार में जितने भी विद्रोही थे सबको अपने तरफ मिलाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, तुम बल्लभ बताया जाता कि मीर जाफर को तो एकदम अस्वस्थ कर दिया गया कि अगला नवाब तुम ही होगे। तो स्वाभाविक है मीर जाफर अब नवाब के प्रति उत्तरदायी ना होके अंग्रेजों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी दिखाएगा अपना। इसी बीच में घटना घटी, इसी बीच में घटना क्या घटी कि फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी चंद्रनगर में, चंद्रनगर ये भी बंगाल का ही पार्ट है, चंद्रनगर में एक फैक्ट्री थी, वहां पर अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जाकर युद्ध करके अधिकार करने का प्रयास किया। इनफैक्ट अधिकार कर ही लिया, क्योंकि अंग्रेजों का एक ही मकसद था, फ्रांसीसी को जितना जल्दी खत्म करेंगे मेरा एक अधिकार उतना जल्दी आ जाएगा। अब नवाब के लिए ओपन चैलेंज था। क्यों था, क्योंकि नवाब के कहने पर ही इसने किलेबंदी नहीं की थी फ्रांसीसियों ने, और नवाब ने कहा था यह मेरा अधिकार है आपकी सुरक्षा देना। लेकिन स्वाभाविक है अब यह आक्रमण हो गया तो नवाब के प्रति साफ स्पष्टता दिख रहा है कि अंग्रेज अब नवाब को कुछ मानने को तैयार नहीं है। इसी बात को लेकर बक्सर का युद्ध हुआ
और जिसको हम लोग बक्सर का युद्ध बोलते हैं, एक्चुअली कोई युद्ध नहीं था, यह धोखा था, और युद्ध से पहले ही सारा स्क्रिप्ट लिखा जा चुका था। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बक्सर और पलासी को देखते हुए अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ उसको देखेंगे। धन्यवाद। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाने तरीका या कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।